हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लिटरेचर के बारे में। MSD 05 यानी कि अगर MA में अगर खास करके इग्नू में कर रहे हैं तो एक आपका जो सेकेंड ईयर का विषय होता है MSD 05, ठीक है। तो उस पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या है? साहित्य सिद्धांत और समालोचना। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो किस तरह से उस क्वेश्चन को किया जाता है, उसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे आपका, ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स भी मिले और आपका जो भी उत्तर लेखन शैली है, ठीक है, उसमें आप उसमें सुधार कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। काफ़ी सारा प्रश्न भी यहाँ पे है। प्रश्न नंबर जो 7 आप देख रहे हैं, कविता के विषय में कॉलरीज के विचारों की चर्चा करते हुए उनके कल्पना सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। यानी कि क्या कहा है कॉलरीज ने, उनके जो भी कविता के विषय में जो भी उन्होंने मत दिया, चर्चा, उस सारे के बारे में करना है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे कॉलरीज जो है उन्होंने एक कल्पना सिद्धांत दिया है। तो कल्पना सिद्धांत किसने दिया? कॉलरीज ने दिया है। और किस लिए? काव्य शास्त्र के विषय में। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको किस तरह से आप उत्तर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या कंटेंट भी दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ों यहाँ पे आपको मिलेगा और एक उत्तर लेखन का एक अभ्यास मिलेगा। अगर आप उत्तर अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं, इसके पहले आप क्या कीजिए, एक क्वेश्चन आप लिखिए और आपके बारे में जो भी पता है, आपके पास बुक है, रेफरेंस बुक है, आप उठाइए, वो थोड़ा सा आप आंसर लिख लीजिए, ठीक है। लगभग आप 300-400 मतलब वर्ड में आप लिखिए। उसके बाद जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ उससे आप उसको मिलान कीजिए। उसमें आपको जो भी चीज़ मिलेगा वो सारे अच्छी चीज़ें वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और किस तरह से ये लगता है वो चीज़ यहाँ पे मुझे बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चंस में क्या चीज़ नया देखने को मिला और किस तरह से आप वहाँ पे सुधार कर पा रहे हैं। तो चलिए, कॉलरीज के जो भी विचार थे, उनके कल्पना सिद्धांत और कविता से वो सारा हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका उत्तर आप स्टार्ट कीजिए कि रोमांटिक युग का महान कवि और सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध जो है आलोचक कॉलरीज सूक्ष्मदर्शी तत्ववेत्ता थे। यानी कि यहाँ पे जो परिभाषा आप देंगे उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, यानी कि कॉलरीज के बारे में पूछा है तो कॉलरीज तो बताना पड़ेगा वो कब का था, तो रोमांटिक युग का था, ठीक है। का महान कवि जो है सुप्रसिद्ध आलोचक भी हैं और कॉलरीज जो है सूक्ष्मदर्शी तत्ववेत्ता थे। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि वो जो है आलोचनात्मक जो है प्रतिभा में बहुत कम जो है तत्ववेत्ता और जो है उसकी जो बराबरी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं थे, बहुत कम ही लोग थे। वह प्रथम अंग्रेजी आलोचक हैं जिसने साहित्यिक जो है आलोचना का दर्शन, मनोवैज्ञानिक और तत्व मीमांसा के साथ संबंध जोड़ा। यानी कि ये पहले थे जिन्हें इसको जो है मनोवैज्ञानिक से जोड़ दिया आलोचना को और तत्व मीमांसा के साथ जोड़ा। तो उनके कविता के विषय में जो भी कॉलरीज के विचार हैं वो यहाँ पे देखें, यानी खास करके जो उन्हें कविता में जो भी काल्पनिक अपना जो ये कहा है, ठीक है, वो वाला सिद्धांत भी यहाँ हम लोग देखेंगे। तो कॉलरीज ने कविता की परिभाषा इस प्रकार की है, क्या बोला है? इट इज़ द एक्साइटमेंट ऑफ इमोशंस फॉर द पर्पस ऑफ इमीडिएट प्लीजर थ्रू द मीडियम ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो इन्होंने कविता का इंग्लिश में इस तरह से परिभाषा दिया। अर्थात अगर हम लोग देखेंगे हिंदी में, अर्थात कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदों को जो है देकर के लिए जो है भावों को उद्वेलित करती है। वह काव्य को एक विशिष्ट रचना मानते हैं जो विज्ञान से भिन्न होती है, क्योंकि उसका जो है उद्देश्य साक्षात आनंद दो तरक होता है, अनमोल आनंद देने वाला होता है। सत्य की जो उपलब्धि नहीं, जो विज्ञान का उद्देश्य है, सृजन जो होता है, सार्वजनिकता जो होता है यहाँ पे, को वह कविता के लिए अनिवार्य मानता है। यानी कि जो भी सार्वजनीनता होना चाहिए वो चीज़ अनिवार्य मानता है, ये होना ही चाहिए कविता में। जहाँ तक पाठक का संबंध है, वह मानता है कि कविता पाठक के मन पर प्रभाव डालने में समर्थ हो। कविता आखिर होगा तो पाठक के लिए होगा, तो उसके पाठक में मन में अगर कुछ एक प्रभाव नहीं डाल सकते हैं तो वो उसे कविता क्यों कहेंगे, ठीक है। कविता मनुष्य की जो है संपूर्ण आत्मा को सक्रिय और गतिमान बनाती है और उसकी जो विविध शक्तियों को, जो उनकी सापेक्षिक जो महत्ता है, वो गरिमा है, के अनुसार एक दूसरे के अधीन रखती है। वो काव्य में बुद्धि और हृदय का जो है सम्मिलन चाहता है। यानी कि काव्य में, यानी कि कोई भी पाठक की है या मतलब जो भी कविता कवि है, वो जो भी वहाँ पे लिख रहे हैं उसके बुद्धि और हृदय की भी सम्मिलन होना चाहिए। वो जब लिख रहे हैं तब भी और जब पाठक पढ़ रहे हैं विशेषकर तब भी, ठीक है। तो काव्य के बारे में किस तरह से वह आलोचना करने से पहले उन्होंने किस तरह से इसके बारे में थोड़ी थोड़ी करके बताया है।
कविता में भाव तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। तो यानी एक आप बता सकते हैं कि एक पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जैसे छोटा छोटा पैरा आप यहाँ पे देख रहे हो तो वो पॉइंट वाइज है, आप समझ लो। कविता में भाव तत्व की प्रधानता होनी चाहिए और गहन भाव तथा गंभीर विचार का जो है सम्मिलन ही कविता को उत्कर्ष प्रदान करता है, यानी कि उसको ज़्यादा फेमस करता है ना। अन्य रोमांटिक जो है कवियों तथा आलोचकों के समान ही कॉलरीज भी जो है कविता में भाव तथा भावावेग की आवश्यकता पर बल देता है, यानी कि रोमांटिक युग के जितने भी कवि हैं वो ज़्यादातर बल देते हैं कि इस पे भाव और भावावेग पर, यानी इमोशंस पर। इसलिए आपका डेफिनेशन में आप देखेंगे वहाँ पे इमोशन वर्ड काफ़ी बार यूज किया हुआ है ना। और कविता में प्रगति तत्व पर बल देता है, यानी कि जो एक गतिशीलता आना चाहिए उसमें, है ना, विकास आना चाहिए। उसका विचार है कि लंबी कविता पूरी की पूरी कविता पूर्ण नहीं हो सकती, ठीक है। कविता का आनंद कविता से ही उत्पन्न होता है और उसी से संबद्ध होता है, अर्थात वह विशुद्ध कात्यानंद होता है। कॉलरीज का मत है कि वह ही पाठक कविता का जो है सम्यक रसावदान कर सकता है, जिसकी जो है वृत्तियाँ कोमल हो, जो भावुक है और जो सौंदर्य का परखी है। तो क्या कविता को एक सीमितता वो देने का कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि वही सब पाठक अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जो कोमल हो, जिसका मन कोमल हो, भावुक हो, और वो जो सौंदर्य को तुरंत परख लेते हैं। काव्य के विभिन्न अंग स्वयं सुंदर होने के साथ साथ संपूर्ण काव्य को भी सुंदर बना देते हैं। और काव्य का जो वास्तविक सौंदर्य, उसकी जो विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध की सुंदरता के अतिरिक्त जो है उनकी जो संपूर्ण काव्य के साथ संबंध में भी होता है। उसकी दृष्टि में जो है कविता का पथ क्या है, सुरमय हो, यानी कि क्या है, पाठक पग पग पर रुक कर रसावदान करे, ठीक है, यानी एक ताल हो, लय आना चाहिए, ठीक है। कॉलरीज का कहना है कि जब वास्तविक वस्तु जो है काव्य में आए तो उस पर कल्पना का इतना गहरा रंग चढ़ा दिया जाए कि मतलब वास्तविक वस्तु जो है अवास्तविक दिख पड़े, और जब अवास्तविक वस्तु काव्य में आए तो वो वास्तविक दिख पड़े। अर्थात ये कला न तो जो है भ्रांति हो पर न वह कृत्रिम प्रतीत हो, मतलब उतना भी नहीं अवास्तविक को वास्तविक कर दो, वास्तविक को अवास्तविक, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बताते हैं कॉलरीज, काव्य में किस तरह से करना है उसके बारे में। अगर आप कविता लिखने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ यहाँ से भी आप सीख सकते हैं कॉलरीज की जो भी है, ठीक है। अब कॉलरीज के कल्पना सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, यानी कि देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें थोड़ा सा कॉलरीज के बारे में था, उसके बाद कॉलरीज ने कविता के बारे में जो भी कहा वो हम लोगों ने देखा। अब स्पेशली कल्पना के बारे में उन्होंने क्या बोला है, इमेजिनेशन के बारे में, तो कई बार देखिए कॉलरीज के कल्पना सिद्धांत पर टिप्पणी करने के लिए आ जाता है या प्रकाश डालने के लिए बड़ा क्वेश्चन में ही आ जाता है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस को भी आप किस तरह से लिखेंगे देखिए, ठीक है। हालांकि जिस क्वेश्चंस का हम लोग देख रहे हैं उसी क्वेश्चंस के अंदर में ये वाला, लेकिन क्वेश्चन तो ये भी बनाया जाता है ना। कॉलरीज जो है तत्ववेता था, ठीक है, उसका मत था कि संसार के पदार्थ ब्रह्म के विषय अथवा विचार है और जगत विषयीकृत है, ब्रह्म है। ब्रह्म कल्पना बाह्य प्रकृति को ब्रह्म के सम्मुख उपस्थित करती है। विश्व जो है ब्रह्म की जो है कल्पना है। जैसे ब्रह्म कल्पना बाह्य प्रवृत्ति को बाह्य मन के सम्मुख उपस्थित करती है, वैसे ही मानव कल्पना प्रकृति की जो है उस क्षेत्र को जिसमें मानव जो है मन का व्यापार है, मानव जो है मन की जो है समक्ष लाती है। इस कल्पना को कॉलरीज ने जो है प्रथम पदस्थ कल्पना यानी प्राइमरी इमेजिनेशन कहा है। क्या क्या है, प्रथम पदस्थ कल्पना। और उसकी जो है दृष्टि में यह जो है प्रथम पदस्थ कल्पना है प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। यदि विश्व भगवान का जो है प्रत्यक्षीकरण है तो मनुष्य का जो है जगत मनुष्य का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर विश्व जो है भगवान का प्रत्यक्षीकरण है तो जो है मनुष्य का जगत क्या है, मनुष्य का प्रत्यक्षीकरण है। मतलब जो यहाँ पे आप सोसाइटी में रहते हैं वो मनुष्य का प्रत्यक्षीकरण है। मनुष्य कल्पना ब्रह्म कल्पना का ही प्रतिनाद है, यानी कि एक उसी का एक अंश है ना। ब्रह्म कल्पना का कार्य बड़ी पैमाने पर होता है, मानव कल्पना छोटी पैमाने पर होता है। प्रकृति में आदर्श और प्रतीकात्मक अर्थ विद्यमान है, कल्पना के द्वारा ही हम उनका दर्शन करते हैं। यहाँ पे जो दोनों में आपको अंतर भी मिल गया, एक ब्रह्म कल्पना और मानव कल्पना में। ब्रह्म कल्पना जहाँ बड़ा है, मानव कल्पना एक छोटा है। ब्रह्म कल्पना का ही एक छोटा सा भाग है मानव कल्पना, है ना। तो आगे क्या है, आगे वो कहता है कि
जड़ पदार्थ को देखकर कवि के हृदय में भाव उत्पन्न होता है। सूर्य, कमल, सरोवर आदि को देख कवि मानस में नई नई उद्भावनाएं जागृत होती है। जड़ को जो है का चेतन पर प्रभाव पड़ता है और काव्य सृजन होता है। कल्पना का कार्य परस्पर जो है विरोधी अथवा विसंवादी गुणों से सामंजस्य और संतुलन उत्पन्न करना भी है। सहृदयता और जो असमानता, समीप्य जो है और असमीप, सामान्य और विशिष्ट, विचार और बिंब, व्यक्ति और वर्ग, नवीनता, प्राचीनता, विवेक और आत्म निग्रह तथा उत्साह, प्रखर भावना का जो है सामंजस्य जो है करती है। ठीक है, ये सारा चीजें का सारांश यह है, यानी कि संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो क्या है कि कॉलरिज ने कल्पना के 3 रूप माने हैं। पहला तो प्राथमिक कल्पना, जिसको उन्होंने आदि या मुख्य कल्पना कहा है। गौण या विशिष्ट, गौण को ही विशिष्ट कल्पना कहा है। और एक तीसरा माना है ललित कल्पना। तो ऊपर में आप जितने थोड़ा थोड़ा विस्तार में देखिए, वहाँ पे अब मेनली अब ये 3 पॉइंट भी आज जिक्र कर देंगे तो ऊपर वाला का सारा चीज़ का यहाँ पे उसकी कल्पना वाला दृष्टिकोण आ जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक कल्पना मानव मात्र में पाई जाती है। वह मानव के संपूर्ण इंद्रिय ज्ञान का साधन है। इंद्रियों के साथ प्रमुख कल्पना का सन्निकर्षण जो है होने पर हमें दृश्य जगत का जो है व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। गौण कल्पना को विशिष्ट कल्पना भी उन्होंने कहा है। ये जो है गौण कल्पना केवल जो है कलाकारों में पाई जाती है। वह जो प्राथमिक कल्पना शक्ति की जो है प्रतिध्वनि है, यानी उसी के आवाज है। काव्य जो है रचना में उसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, वह जो सृजन वो नवोन्मेष का कार्य करती है, तो यानी कि सृजन और नया लाने के कार्य। जहाँ प्राथमिक कल्पना केवल निर्माण करती है, वहीं गौण कल्पना जो है निर्माण और नाश दोनों करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि प्राथमिक कल्पना केवल निर्माण कर सकती है, लेकिन जो गौण कल्पना होती है वो निर्माण भी कर सकती है और नाश भी कर सकती है। वह पुनः सृजन के उद्देश्य से संपूर्ण जो है सामग्री का जो है विलयन करती है, उसे गलाती है, पिघलाती है और उसे नया रूप देती है। जिसे लोहार है ना, लोहार क्या करता है, लोहे को पिघलाकर नया रूप देता है। कि जिसमें आप जो भी ले जाते हो, ये कुदाल ले जाते हो तो उसको गलाकर आप देखो, अगर एक आप दूसरे औजार में बनाना चाहते हो तो वो दूसरे औजार में बना देंगे, आपका हथौड़ा में बना देगा, आकार प्रदान करता है ना। ललित कल्पना दूसरा है, तो मतलब तीसरा वाला। तो ललित कल्पना क्या है, कॉलरिज इसे सबसे कम महत्व देते हैं, यानी कि जो सबसे पहला प्राथमिक, उसके बाद गौण, उसके बाद गौण मतलब थोड़ा सा कम बीच वाला महत्व। ठीक है, और ललित का तो और भी महत्व कम दे रहे हैं, क्योंकि वह वस्तुओं का संयोजन मात्र करती है, नया सृजन नहीं कर पाती है। वह चमत्कृत कर सकती है, भावों जो है भाव अंदलित नहीं। कॉलरिज ने बुद्धि की जो है काव्य का शरीर, ललित कल्पना की उसका प्रसाधन तथा जो है विधायक कल्पना की उसकी आत्मा का है। तो यहाँ पे एक वर्ड में आप देखेंगे लास्ट में, तो क्या है कि बुद्धि को काव्य का शरीर, ठीक है, ललित कल्पना को उसकी जो है प्रसाधन तथा जो है विधायक कल्पना को जो है उसकी जो है आत्मा कहा है। ठीक है।